प्राची पाराशर, मुकाबला में आपका स्वागत है। क्या योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? ये सवाल उठा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर योगी सरकार के एक फैसले से। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल उठाया है, आरोप लगाया है कि योगी सरकार सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक फैसलों से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। योगी सरकार ने यूपी में निजी मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। दरअसल सरकार को कई शिकायतें मिली कि जो राजस्व की जमीनें सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होनी चाहिए, सरकार का जिस पर कब्जा होना चाहिए, उसे सिर्फ परंपरा के आधार पर वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज कर दिया गया। वक्फ की प्रॉपर्टी बनाने के पीछे 1989 के एक अध्यादेश का हवाला दिया गया है। योगी सरकार ने इस अध्यादेश को खत्म कर नए सिरे से वक्फ की प्रॉपर्टी के सर्वे का आदेश दिया है। मामला मुसलमानों से जुड़ा है तो वैसे अखिलेश यादव जैसे नेता तुरंत योगी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए, बयान देने लगे। ओवैसी की पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि ये सब कुछ एनआरसी की तैयारी है, मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने खुले तौर पर इस सर्वे का विरोध किया। सर्वे को लेकर सबसे पहले ओवैसी की आपत्ति आपको सुनवाते हैं। मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो लोग बोल रहे थे कि हो बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब करो बाप, जो बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब आप क्लैरिफाई करो इस पर क्या बोलेंगे आप। अब देखिए, वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। कई प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कब्जा कर इसे बेचने की शिकायतें सरकार को मिली हैं। इसकी जांच हो, सच्चाई सामने आए, इसके लिए योगी सरकार ने सर्वे के आदेश दिए हैं। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए, और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? श्री अखिलेश यादव जी स्वयं मुद्दों से भटक गए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो केवल जो माफिया किस्म के, अपराधी किस्म के, दंगाई किस्म के लोग हैं, केवल उनके साथ समर्थन रह गया है। गरीब मुसलमान को जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश जी या अन्य कोई नेता हो, वो इसका विरोध करेंगे। तो सरकार इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है और विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शलमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, कलीमुल हफीज, प्रवक्ता एआईएमआईएम, मोहम्मद अतीक, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप सभी का बहुत स्वागत है। कलीमुल हफीज साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। क्यों लग रहा है आपको कि ये बड़ा एनआरसी है? मदरसे सर्वे को छोटा एनआरसी बताया था, इसे आप बड़ा एनआरसी बता रहे हैं, क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार
मुसलमानों को टारगेट करके सिलेक्टिवली उनकी जो चीज़ें हैं उनको सर्वे के बहाने, जांच के बहाने उनके डाटा कलेक्ट कर रही है, और फिर उस डाटा कलेक्शन के बाद उसका वही हरासमेंट का दौर शुरू होगा। जहाँ तक जिस केस पे उसने जांच के आदेश दिए हैं या सर्वे की वो बात कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड पे अगर उनको कोई शक है या उस पर ये कहते हैं कि साहब वो इलीगल है, तो उसका एक लेट प्रोसीजर है, वो कोर्ट में उसे ट्राई करें, वक्फ ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज करें, हाई कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन सरकार जितनी तानाशाही से काम कर रही है और बाकायदा वो सर्वे, जांच, बुलडोजर, इस तरह की जो मीनिंग जो यूज कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके सिलेक्टिवली उनके सर्वे करा रही है। वरना अगर उसे सर्वे कराने ही है तो अगर वो वक्फ बोर्ड का सर्वे करा रही है तो मंदिरों के भी जो एंडोमेंट जो बोर्ड है और जिसके अंदर मठ आते हैं, मंदिर आते हैं, उनका भी सर्वे कराए। वो भी तो आखिर सरकार की उतनी चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये अभी मदरसों का अभी विवाद अभी थमा भी नहीं है, अब ये दूसरी चीज शुरू कर दी। अच्छा, मुझे तो कलीमुल उत्तर हफीज प्रदेश साहब ये सरकार बात की समझ पूरी में नहीं कोशिश आती कि है मंदिर कि और वो मठों का अगर सर्वे हो लोगों का जाएगा जो तो असल आपको मुद्दों फिर से ध्यान वक्फ भटकाकर के सुनिए एक सेकंड इस तरह के मुद्दों पे सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुनी। अगर मंदिरों और मठों का सर्वे हो जाएगा तो फिर आपको वक्फ के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, फिर तो सरकार की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, उसमें क्यों दिक्कत होगी? फिर वो जो सर्वे होगा उसका एक मकसद होगा, उस सर्वे के थ्रू फिर जो भी पॉलिसी बनेगी सरकार की वो एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है कलीमुल साहब, इसका जवाब मैं शलमणि त्रिपाठी से लूंगी और कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं लूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, कई ऐसे बड़े मंदिर हैं या बहुत से ऐसे बड़े मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, जिनका जितने भी वहां पर काम होते हैं वो सरकार करती है, वो सरकार के देखरेख में चलते हैं। चाहे आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी बड़ा मंदिर ले लीजिए हिंदुओं का, वहां तो नहीं कोई कहता है कि ये तो टारगेट किया जा रहा है, ये तो एक पक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपने बीजेपी से तो सवाल पूछे, लेकिन मुझे इस सर्वे से आपको पर्टिकुलर क्या आपत्ति है सर? मुझे पॉइंटर्स गिनाइए आप। देखिए मैडम, एक तो सरकार डायरेक्ट नहीं करती, सरकार ने वहां के भी ट्रस्ट बनाए हुए हैं, वहां के भी न्याय से हैं और वो उसको मैनेज करते हैं। दूसरी बात, वहां पे भी खूब गड़बड़ियां होती हैं। अभी एक अयोध्या में अरे तो सर दूसरे की गड़बड़ी पर आप बात कर रहे हैं, तो अपनी गड़बड़ी पर भी बात कर लीजिए ना। सर्वे नहीं होते, अरे अपनी गड़बड़ी पर भी बात कर लीजिए। अरे सर, पहले मैं अपने घर को ठीक करूंगी ना, जब तो बाकियों के घर की जिम्मेदारी लूंगी। हम करने को तैयार हैं। देखिए मैडम, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ है तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर है। तो अगर आपको ये लगता है कि प्रोसीजर में आपत्ति क्या है? मेरे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी क्विक बताइए, इस प्रोसीजर में आपत्ति क्या है? अगर सरकार सर्वे कर रही है और सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वक्फ की संपत्तियों का कहीं गलत या निजी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इसमें गलत क्या है कलीमुल साहब? नहीं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आजाद पार्क को लेके जो बात हुई है, इसके खिलाफ या तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए सरकार या हाई कोर्ट में जाए, और वहां पे जब एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जो भी फैसला होगा तो हमें मंजूर होगा। लेकिन ये अपने ऑर्डर के थ्रू जो उसको खाली कराने की बात कर रही है, हम उसके खिलाफ कौन सा खाली कराने की बात कर रही है? आपने पढ़ा है क्या सरकार का ऑर्डर? आप गलत संदेश क्यों दे रहे हैं अपने लोगों को? कौन से खाली कराने की बात कही? आपने मदरसों में कहा था कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। अरे इतने सर्वे हो रहे हैं और आप ही के मदरसे, जो बड़े मदरसे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। वहां तो नहीं दिखा सर आपका प्रेडिक्शन, वहां तो सच साबित नहीं हुआ। अभी रुक जाइए, अभी सर्वे होने दीजिए मैडम, हम आपको बता देंगे ये क्या निकलेगा इस पंडोरों में से, हम आपको सब बताएंगे। आगे भी प्रेडिक्शन पर ही आपकी गाड़ी चलने वाली है। खैर, शलमणि त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। कलीमुल जी एक मिनट। शलमणि त्रिपाठी जी, आप कोई भी फैसला लेते हैं, खासकर अगर वो मुसलमानों से जुड़ा होता है, तो आप पर आरोप क्यों लग जाते हैं सर कि आप एक वर्ग को टारगेट करना चाह रहे हैं? देखिए प्राची जी, जाकी रही भावना जैसी, तिन पावे प्रभु मूरत वैसी।
जिनकी खुद की मंशा खराब रही है, जिनकी खुद की मंशा में खोट रहा है, वो हमेशा हमारे निर्णय को लेकर कुछ न कुछ कोलाहल मचाने का प्रयास करते हैं। आपने अच्छी बात कही कि मदरसों को लेकर जो बात इन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मुसलमीन करके इनका नाम है पार्टी का। जो खुद एक धर्म विशेष की राजनीति करते हो, जिनके चश्मे से केवल एक धर्म नज़र आता हो, उनसे आप अपेक्षा कर भी नहीं सकते कि वो न्याय की बात करेंगे। और अन्याय किसके साथ हो रहा है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लूटी जा रही है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अगर किसी का होटल बन रहा है, किसी का मॉल बन रहा है, किसी की कोठी बन रही है, तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? अन्याय उन गरीब मुसलमानों के साथ हो रहा है जिनके नाम पर, दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ली गई और उसके बाद अपने निजी उपयोग में उसके नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र करके उस पर मॉल बना दिए गए, उस पर होटल बना दिए गए, उस पर करोड़ों के किराए आ रहे हैं। तो जो गरीब मुसलमान है जिसके नाम पर आपने वक्फ की प्रॉपर्टी ली या जिसके नाम पर दर्ज है, उसको क्या मिला? उसको ना तो स्कूल मिला, उसको ना तो अस्पताल मिला, उसको ना तो कोई यतीम खाना मिला। और हाँ, नाम उसका ज़रूर आया। राजनीति करनी होगी तो मुसलमान के नाम पे राजनीति करने जरूर आ जाएंगे, पर यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि वक्फ का जो बोर्ड है उसका कानून ये कहता है कि हर 10 साल पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे होना चाहिए। ये आपको कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ये सर्वे नहीं हुआ। ये सर्वे इसलिए नहीं हुआ कि इस देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें बैठी रही जो केवल ये दिखाती है कि नहीं साहब हम सर्वे नहीं करेंगे। उसी तरह से जैसे 3 तलाक का कानून के खिलाफ कोई नहीं गया, ये कहते हो कि नहीं साहब इसके खिलाफ जाएंगे तो एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम बहनों के साथ क्या अत्याचार हो रहा था, मुस्लिम बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा था, उसकी किसी ने बात नहीं की। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए जो कलीमुल हफीज साहब लगभग मेरे साथ हर चर्चा में उठाते हैं कि आप दूसरे वर्ग की तरफ नजर उठाकर क्यों नहीं देखते हैं? मंदिर और जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, आपकी नजर उधर क्यों नहीं जाती है? अच्छा, मुझे आप बताइए ना, यहाँ पे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उस भगवान राम के मंदिर में ज़मीन कौन दे रहा है? ज़मीन किसके पास है? एक एक चीज़ का हिसाब किताब सरकार के पास है। कोई अलग से प्रिविलेज थोड़े हैं कि हम कहते हैं नहीं साहब हमारी ज़मीन है। और आप देखिए जहाँ पर भी जो लोगों का पैसा आता है, जहाँ पर भी दान आता है, चंदा आता है, उसमें तो हर जगह पे सरकार की नज़र है। चाहे वो काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ पे क्या किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य है? आप बता सकते हैं? चाहे विंध्याचल आप देख लीजिए, विंध्याचल पे क्या किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य है? या मथुरा में क्या किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य है? और सबसे अच्छी बात है कि उस मंदिर की संपत्ति से जो चीज़ सरकार बनाती है, सरकार चाहे धर्मशाला बनाए, सरकार अस्पताल बनाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। लेकिन ये जो धर्म विशेष की राजनीति करने की बीमारी जिन लोगों को है, उनको जरूर इस बात से तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर गरीब मुसलमान के काम आएगी, एक साधारण मुसलमान के काम आएगी, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के मुसलमानों का नाम पे लेकर और अपने ही मलाई काटी, अपना जम के जम चांदी काटी। किसी ने होटल बना दिए, किसी ने अपनी कोठी बना दी, किसी ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपकी नजर उन लोगों पर है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल करते हैं ना शलम मलिक जी? मैं समझ गई कि आपकी नजर उन लोगों पर है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल करते हैं। कलीमुल साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रोफेसर कपिल बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? तो आप कलीमुल साहब का भी जवाब देना चाह रहे थे जिन्होंने मंदिर, मठ, इन तमाम चीजों पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन मुझे ये नहीं बता पाए कि आपत्ति किस बात को लेकर है। नहीं, मेरी आपत्ति कुछ और है। ये वक्फ बोर्ड चीज क्या है भाई? एक तरफ कहते हैं हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट है, तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब? और मालूम है इन्होंने क्या किया कल दिल्ली के अंदर? डियर पार्क है हौस खास के अंदर, इतना पुराना, कल उस पर अपनी उंगली रख दी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वहां कब्रिस्तान बनाने पहुंच गए। आज इलाहाबाद के अंदर चंद्रशेखर आजाद का जो शहीदी बलिदानी हुई थी जिस पार्क के अंदर, एल्फ्रेड पार्क में, उसको इन्होंने कह दिया ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये क्या तमाशा है भाई? और ये है क्या वक्फ बोर्ड? और ये वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। क्या है वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल? ये आप क्यों देश से अलग होकर चलना चाहते हैं? क्यों सबके लिए एक संविधान नहीं रखना चाहते हैं आप? आपकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। अरे ये हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी थी, इसमें आक्रांता आए थे, उन्होंने ये बनाए थे जिसको आज आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहते हैं और कब्जाना चाहते हैं। ये जमीनें आप अरब से और वहां से साथ लेके नहीं आए थे बाबर, भारत की जमीनें हैं ये, और इन भारत की जमीनों को आप कहते हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अंग्रेजों के उसमें आकर के आप वक्फ की प्रॉपर्टी हो गए, पूरा हिंदुस्तान आपका हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया है। अरे कहीं तो शर्म करो भाई। या ये वक्फ के द्वारा आपने गजवाए वक्फ शुरू कर दिया हिंदुस्तान के लिए।
चलिए ठीक है कपिल जी, मैं आ रही हूँ कलीमुल हाफिज साहब, और लेकिन अपने लेकिन कोई नहीं छोड़ते आप। लेकिन मेरे एक और मेहमान है, मैं उनका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है कपिल जी, वक्फ की प्रॉपर्टी लेके आजम खान ने हड़पी है। ठीक है, आप कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें वक्फ का मतलब ही क्या है, आपका तर्क ये है। लेकिन मोहम्मद अतीक जी, मेरा तो सीधा सा सवाल है, अभी शलममणि त्रिपाठी को आप सुन रहे होंगे जिन्होंने सरकार की मंशा को समझाने की कोशिश की कि वो सर्वे क्यों करना चाहते हैं, ताकि जो निचले तबके का जो मुसलमान है उसे भी वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा पहुंच सके या वो भी उसे अवेल कर सके उन सुविधाओं को। इसमें आपत्ति क्या है? देखिए प्राची जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे ना मदरसों में गड़बड़ी है ना हमारे वक्फ में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की ज़हनियत में, सोच में गड़बड़ी है। वो हमारी बंजर ऊसर के नाम पर जमीनों को कब्जा करना चाहती है और हमारी चीजों को कब्जा करके हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहती है। और कपिल साहब जो बैठे हुए हैं, इतिहासकार बनकर आए हैं, आपकी जमीनें हैं वो, क्या पी कर आए आप हैं, उन जमीनों को लेके आए थे काबुल से, कानून बना हुआ है, आप उन जमीनों को लेके आए थे टर्की से, भारत की वो भूमि आपकी है, जमीनें फलाना है। हिंदुस्तान में। अरे आपको पता नहीं है, वह कानून बना हुआ है, भारत के संविधान के तहत यहाँ कानून चलता है। और ये कपिल कुमार कानून बना होगा, आपने बनवाया है कानून, ये अपीसमेंट है। अरे ज्यादा गुस्सा न करिए, बुढ़ापे में कुछ हो जाएगा तो मुझे दोष मत दीजिएगा। आप सुन लीजिए मेरी बात को, मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीयत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को हमेशा टारगेट करती रहती है। आसाम में हमारे मदरसों को बुलडोज कर रही है, एनआरसी के तहत हमको जो है उसमें होम में भेजना चाहती है। अब ये है हमारे वक्त को कब्जा करना चाहती है। कपिल जी खामोश हो जाइए, पानी पी लीजिए, पानी पी लिए। इतिहासकार के रूप में आप न मालूम क्या बन के यहाँ सामने आए। मैं बिल्कुल मैं वो जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपकी बुजुर्गी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अभी आपको सबक सिखा दूंगा, समझ लीजिए। सर यहाँ कोई किसी को सबक सिखाने नहीं बैठा है, खामोश रहिए बिल्कुल। कोई यहाँ पर किसी को सबक सिखाने नहीं बैठा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। कपिल जी एक सेकंड मुझे समझने दीजिए। मोहम्मद अतीक जी सुनिए मेरी बात। प्राची जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तीनों आदमी बोल रहे थे, मैं किसी के बीच बिल्कुल अब कोई नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा, मैं और आप बात करेंगे। सुनिए ना मोहम्मद अतीक जी, मुझे क्लियर करिए एक छोटी सी बात। शलममणि त्रिपाठी ने बता दिया कि उनके पीछे की मंशा क्या है। आप सरकार की नीयत पर सवाल उठाइए, उसका जवाब शलममणि त्रिपाठी देंगे। लेकिन आप मुझे क्या पॉइंटर्स बनाकर बता सकते हैं कि सर्वे से आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि वो तो सीधे कह रहे हैं कि सर्वे उन लोगों की वजह से किया जा रहा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल करते हैं, और ये आप बेहतर जानते हैं सर कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है। सुनिए, निजी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वही किया जाता है जो अलल औलाद वक्फ होती है। उनके माँ बाप जो है अलल औलाद वक्फ करके जाते हैं, वो उनका निजी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे वक्फ को जांच करने का कोई अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, अलल औलाद वक्फ है। और दूसरे ये है कि अगर ये कहते हैं गरीब मुसलमानों का इनको जो है अपलिफ्टमेंट करना है तो सरकार के पास कोई योजना नहीं है और हमारी प्रॉपर्टी सर वक्फ का इस्तेमाल करके करेगी। एक सेकंड करेगी हमारी प्रॉपर्टी और प्लान। मोहम्मद अतीक जी, हमारी प्रॉपर्टी समझाइए जरा इसको मुझे, हमारी प्रॉपर्टी का मतलब। बिल्कुल, वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान उसको वक्फ करके गए हैं। तो क्या मुसलमान, रुकिए मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। हमारा आपका हक छीन कौन रहा है? आपका हक छीन कौन रहा है? आपका हक कौन छीन रहा है? मोहम्मद अतीक जी आप पहले सुनिए सर मेरी बात, मैं बड़े इत्मीनान से आपकी बात को समझना चाह रही हूँ ताकि शलममणि त्रिपाठी से मैं जवाब ले लूं आप जो सवाल उठा रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है सर, ये प्रेडिक्शन आप कैसे कर ले रहे हैं कि सरकार अगर कहीं पर सर्वे करने जा रही है तो इससे आपकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा? मुझे बताइए ना, एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए, मुझे, मेरे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल प्राची जी, मुझे तो लग रहा है कि आपको नहीं मालूम है, ये मुझे अचरज हो रहा है। मैं तो बहुत अचरज में हूं। अचरज मत करिए, बता दीजिए सर। कोई बात नहीं सर, हो सकता है कि मेरी नजर से कोई बात छूट गई हो, आप मुझे बता दीजिए, मेरे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल इनकी नजर में हिंदू मुसलमान करना जरूरी है, क्योंकि जब सीए कानून ये ला रहे थे उसमें मुसलमानों को बिल्कुल किनारे कर दिया, उसमें सिर्फ हिंदुओं का नाम लिया गया। एनआरसी आसाम में लाए, उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी करी गई। अब आप ये बताइए कि अब किस तरह से कहा जाए, मैं रोने लगूं यहाँ पर फूट कर आपको साबित करने के लिए? क्या सर रोने की जरूरत नहीं है ना। अरे सर देखिए, भावनाओं से तो देश नहीं चलेगा मोहम्मद अतीक जी, भावनाओं से देश चलेगा क्या? मैं रो के दिखाऊंगी, मैं हंस के दिखाऊंगी, तभी कोई बात प्रूव कर पाऊंगी क्या?
मुझे आप इतनी सी बात बता दीजिए, मैं एक इतनी सी बात जानना चाहती हूं आपसे कि सरकार अगर कोई सर्वे कर रही है और जानना चाहती है वो वक्फ बोर्ड जो कि अल्लाह के नाम पर बना, वो वक्फ बोर्ड जो इसलिए बना ताकि जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनको मदद पहुंच सके, वहां पर जो चीजों का निर्माण हो रहा है निचले तबके के मुसलमानों को भी वहां पर फायदा पहुंच सके, अगर उसकी संपत्ति का इस्तेमाल कोई अवैध तरीके से कर लेगा तो आप नहीं चाहेंगे उसकी जांच हो जाए? सर, इस बात में आपत्ति कैसे हो गई? प्राची जी, ये सब चीजें क्या वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड में नहीं है? सरकार वक्फ बोर्ड से सवाल नहीं कर सकती थी कि लाइए सारे दस्तावेज? सर्वे पहले कहते हैं हम सर्वे करेंगे, फिर हम कहते हैं जांच करेंगे। अभी जो है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय परसों नरसों कह रहे थे कि लोग जो है सर्वे की दिशा को गलत दिशा दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सही दिशा दे दिए। आप बताइए कि अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है, जो नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं अगर मिल जाते हैं तो आप उनको कितने करोड़ की ग्रांट देंगे? आप बताएंगे? अरे तो मोहम्मद अतीक जी, एक तरफ आप हिंदू धर्म से कंपेयर करने लग जाएंगे और दूसरी तरफ फिर आप अनुदान का बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार आपको अनुदान दे रही है तो क्या सरकार का हक नहीं है कि वो जांच ले, परख ले? सरकार का हक नहीं है, सरकार का फर्ज है। आप हक और फर्ज के अंदर अंतर करना सीख लीजिए। आप ठीक है सर, आपने कर लिया ना, आपने कर लिया ना सर। आप मुझे सर, अच्छी बात तो ये है कि आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं अभी तक, आप सिर्फ प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं। आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं मोहम्मद अतीक जी, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं। सर, मुझे आप एग्जांपल दे दीजिए, मुझे आप बता दीजिए कि जिन मदरसों में सर्वे की टीम गई, अगर वहां पर किसी मदरसा प्रबंधक के साथ कोई बदसलूकी की हो, किसी प्रकार की कोई ज्यादती की हो, बता दीजिए ना मुझे। प्राची जी, अभी अयोध्या में जनाब एक संत साहब का इंतकाल हुआ, उनके पास से अकूत संपत्ति निकली, इतनी लग्जरी गाड़ियां निकली, तमाम जो है जितने भी मठ हैं या जो और भी चीजें, उसका जवाब शलममणि त्रिपाठी जी ने दिया था सर, शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। मैं फिर से उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आपकी तमाम बातों का जवाब शलममणि त्रिपाठी ने दिया। उन्होंने बताया उनकी मंशा क्या है, और जो एक और सवाल था जो आप पूछ रहे थे हिंदू मंदिरों और मठों को लेकर, उसका भी जवाब शायद समझा दिया आपको शलममणि त्रिपाठी जी ने, लेकिन आप नहीं समझा पाए। आपत्ति क्यों? नहीं दिया। देखिए उन्होंने, देखिए ना तो शलममणि त्रिपाठी जी ने जवाब दिया, क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं अगर ऐसा करें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इनकी मंशा वो है जो इतिहासकार कपिल कुमार कह रहे हैं। इतिहासकार कपिल कुमार की जबान से जो बातें निकली वही सही मायनों में आरएसएस की और बीजेपी की मंशा है। बात यह है कि इनको यह मालूम नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी कहते किसको है। वक्फ दो तरह का होता है, एक वक्फ अलल औलाद होता है, एक वक्फ अल्लाह होता है। वक्फ अलल औलाद का मतलब होता है कि उसे बेची नहीं जा सकती, लेकिन उसकी औलाद इस्तेमाल कर सकती है जिसने उसको वक्फ किया है। वक्फ अल्लाह का मतलब यह होता है कि उस प्रॉपर्टी का सारा यूज या उसका सारा बेनिफिट कम्युनिटी को जाएगा, और वाकिफ ने अगर ये कह दिया कि यहाँ पे बेवाओं को उसकी बेनिफिट जाना चाहिए, या गरीबों को जाना चाहिए, या बीमारों को जाना चाहिए, या कब्रिस्तान बनना चाहिए, तो उसका वही उसका यूज रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। और ये मुसलमानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिन्होंने वक्फ किया, ये सरकार की नहीं थी, किसी बादशाह की नहीं थी। तो इसलिए इतिहासकार कपिल कुमार को अपना नहीं, कलीमुल हफीज साहब, जहां तक मैं जानती हूँ, सुनिए सर, जहां तक मैं जानती हूँ कि वक्फ का निर्माण क्यों हुआ, सुनिए एक मिनट, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की, मैं आ रही हूँ कपिल जी, आप मुसलमानों की जमीन की बात कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे पता है कि इस वक्फ बोर्ड का, पूरी करने दीजिए। हाँ, बीजू बोलिए ना, मैं मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मेरे मन में प्रश्न है, चूंकि आप मुझे वक्फ के बारे में समझा रहे हैं तो मुझे लगता है आप ही मुझे बेहतर बताएंगे। जहां तक मुझे जानकारी है सर, करेक्ट करिएगा, वक्फ बोर्ड इसलिए गठित किया गया चूंकि जो लोग, जब विभाजन हुआ इस देश का, जो लोग यहां से छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीन के लिए वक्फ का इस्तेमाल किया गया था। हमारी है, उसकी है, इसकी है, इससे बेहतर तो सर ये है ना कि जो कब्जे हो रहे हैं। नहीं है, नहीं, वक्फ, सुनिए आप मेरी बात, नहीं, वक्फ बोर्ड पार्टीशन से पहले से है, ये वक्फ एक्ट पहले से है, और वक्फ पूरा एक सिस्टम है। अगर कोई मुस्लिम जिसकी कोई, वो अपनी औलाद को नहीं देना चाहता, किसी की कोई औलाद नहीं है, तो वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को वो वक्फ कर सकता है, और वक्फ करने का भी उसका तरीका है कि कौन से यूज के लिए करेगा। तो ये 1400 साल से एक सिस्टम है मुस्लिम कम्युनिटी का। इसका पार्टीशन 1995 का अधिनियम ये कहता है, 1995 का जो संशोधन हुआ था,
चले गए। 1995 का जो संशोधन हुआ था सर, वो ये कहता है हफीज साहब, 1995 का जो संशोधन है वो ये कहता है कि वक्फ उस प्रॉपर्टी को भी अधिकृत कर सकता है जिस प्रॉपर्टी पर बहुत दिनों से धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। ये भी है ना? अरे फोन कट गया। चलिए सर, आपका फोन कट गया। प्रोफेसर कपिल जी, ये जो जानकारी अभी दे रहे थे, मैं आ रही हूँ शलम मणि जी आपके पास, ये जो जानकारी दे रहे थे हफीज साहब, आप बता रहे थे कि वक्फ का निर्माण आजादी से पहले हुआ, क्यों हुआ, इसका आधार क्या था। सर कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, ये नेहरू और लियाकत के बीच में समझौते के बाद बनाया गया था। देखिए, मेरा तो प्रश्न एक और है। पाकिस्तान से जो हिंदू छोड़ के आए थे अपनी प्रॉपर्टीज वहां पे, क्या उनके लिए वहां पे हिंदू बोर्ड बना? जितने मुसलमान इधर से गए उनको वहां पे बसा दिया गया। और यहां पे नेहरू ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इनको छोड़ दो, ये जब चाहे वापस आके रह ले यहां पे। दूसरी बात मुझे बताए आप, ये जो वक्फ कह रहा है आज प्रयागराज के अंदर कि वो एल्फ्रेड पार्क जो पुराना, जिसे आज चंद्रशेखर पार्क बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद पार्क, वो चंद्रशेखर आजाद पार्क भी बर्फ की प्रॉपर्टी हो गया कि ये देश में किसी भी जगह पे उंगली रख देंगे और ये कहेंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये डियर पार्क हौसखास के अंदर कल जो इन्होंने किया है वहां पे, उस पे हाथ रख दिया कि ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है और घुस गए उसके अंदर कब्रिस्तान बनाने के लिए। अरे ये कानून है आपका? ये दादागिरी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी आप। और एक बात सुन लीजिए, मैं ना बीजेपी से हूं ना मैं संघ से हूं, समझ गए आप? मैं एक आम राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी हूं जो संविधान की बात करता हूं, धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूं। मैं आपकी तरह मैं भी कह सकता था कि मैं हिंदू प्रवक्ता हूं, मैं हिंदू स्कॉलर हूं। आप लोग अपने सिर्फ धर्म के ठेकेदार हैं। आप धर्म से ऊपर उठकर देश को देखते रहिए, आपको देश की कोई परवाह नहीं है। चलिए सर, ठीक है। शलम मणि त्रिपाठी जी, इस बात आजम खां इनके वक्फ की लैंड खा गए। आजम खां के खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलेगी कि वक्फ की जमीनें तुम क्यों? ठीक है कपिल जी, सर्वे को लेकर यहाँ ये लोग चर्चा कर रहे हैं। खा गए गरीब मुसलमानों ने शिकायत की है। ठीक है। शलम मणि जी, कलीमुल हफीज साहब और मोहम्मद हफीज जी, आपके समझाने के बाद भी उनको नहीं समझ में आया कि आपकी मंशा क्या है। और प्रश्न मेरा यही है कि ऐसा यूपी सरकार के साथ क्या है कि आप कुछ भी करें, आपकी मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, चाहे मदरसे का सर्वे करवा लीजिए, चाहे आप वक्फ का सर्वे करवा लीजिए। प्राची जी, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि कई सारे सवाल उठे हैं जी। देखिए, एक चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि इस देश में हमारा स्कूल, हमारा अपना धर्म, हमारा अपना कानून, हमारी अपनी संपत्ति, महिलाओं के प्रति हमारा अपना एक अलग धारणा, ये नहीं चल सकता, ये संभव नहीं है। ये देश 130 करोड़ लोगों का है और इसमें हमारा तुम्हारा नहीं चलेगा। ये देश सबका है। हमारी ज़मीन ऐसे कैसे होगा? अरे देश की ज़मीन है। हमारा कानून ट्रिपल तलाक का, ये कैसे हो सकता है? इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। हमारे मदरसे, ऐसे नहीं हो सकता कि आप मदरसों में बैठ के बच्चों को जंजीरों में बांध के उनके साथ अत्याचार करते रहिए और सरकार बोले कि नहीं साहब हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। ये भी समझिए कि ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेके जो निर्णय हुआ है, इसमें शिकायत कहाँ से आई थी? और शिकायत केवल हमारी सरकार में नहीं आई है, अखिलेश जी की सरकार में भी आई। इसमें शिकायत करने वाले कौन है? शिकायत करने वाले भी मुस्लिम है, आवाज उठाने वाले भी मुस्लिम है, जिन्होंने कहा सीबीआई जांच की, जिन्होंने मांग की वक्फ को लेकर, वो भी मुस्लिम है। और आपको ये भी जानकारी दे दो कि मुस्लिम समाज के लोगों के कहने पर ही सीबीआई जांच रिकमेंडेशन की गई है। वो दूसरे मामले में की गई है कि जो फंड आता है वक्फ का, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे घपला हुआ है। इसको लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से ही डिमांड उठी थी और सरकार ने इसके कहे थे कि हाँ सीबीआई इसकी जांच कर रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे उस पैसे का भी घपला किया गया अपने निजी काम में। अभी कहते हैं कि नहीं साहब ये जमीन हमारी, कहाँ से जमीन आपके पास आ गई? आप कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो तमाम जो बंजर जमीनें हैं, तमाम जो गांव की ज़मीनें हैं, वो गांव की ज़मीनें कैसे इसमें शामिल कर ली गई? अगर सरकार की ज़मीनें उसमें शामिल हो रही हैं, वक्फ प्रॉपर्टी में सरकारी जो बंजर ज़मीन है वो भी शामिल की जा रही है, तो सरकार का अधिकार क्यों नहीं ये जानने का है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ की जा रही है? और आप चाहते हैं कि आप इसको खानदानी तरीके से इसका उपयोग करिए, आप अपने हित में इसका उपयोग करिए, जो साधारण मुसलमान है उसको कोई अधिकार न मिले। ये कैसे हो सकता है? आपकी मंशा गलत है। इसलिए आपको जो भी अच्छे काम होते हैं, और ये साधारण मुसलमानों के लिए मुझे लगता है कि ऐतिहासिक काम है, कभी नहीं हुआ। साधारण मुसलमान जो है उनसे पूछिए, जिन लोगों ने शिकायत की उनसे पूछिए, जो शिकायत करता है उनके नाम पढ़ के दे दूंगा आपको, सारे के सारे मुस्लिम हैं। और आप कहते हैं कि नहीं साहब ये बड़ा गलत हो रहा है। अभी आपने प्राची एक बात की कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी को कहते हैं शत्रु संपत्ति।
यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज बची थी वो सरकार के कब्जे में रहनी चाहिए। और अभी कपिल साहब जो बता रहे थे, आजम खान साहब जो जेल गए हैं वो किस मामले में जेल गए? वो शत्रु संपत्ति पर कब्जे करने के मामले में जेल गए, क्योंकि शत्रु संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता, सरकार का अधिकार होता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी जमीनें यहां पर रह गई, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया, उनकी जमीन पे सरकार का कब्जा होना चाहिए, उस पर सरकारी बिल्डिंग बननी चाहिए, सरकारी स्कूल बनने चाहिए, सरकारी अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन बना क्या? आजम खान की कोठी। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सारे घपले आप करो, सारे बेईमानी आप करो, सारा करप्शन आप करो, और उसके बाद जब सरकार उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करे आम मुसलमानों के लिए, तो आप ये चिल्लाओ कि मुसलमानों के नाते हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपकी मंशा साफ है, आप भी उस भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले हैं, आप भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और क्यों ना माना जाए कि ओवैसी साहब की हैदराबाद की प्रॉपर्टी अगर चेक कर ली जाए तो वहां भी यही निकले कि वक्फ की प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा करके तमाम सारी चीजें बना रखी होंगी, इसीलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कलीमुल हफीज साहब बहुत विस्तार से बता दिया कि भाई अगर कहीं पर कोई गलत इस्तेमाल वक्फ की प्रॉपर्टी का हो रहा है तो ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से कैसे बाहर हो गया, और कैसे आपने जोड़ लिया कि एक धर्म विशेष के साथ जी बहुत गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पहली बात तो आप ये फर्क कर लीजिए कि एनिमी प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी में फर्क है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी यहाँ प्रॉपर्टी रह गई, उसको एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया, उसको वक्फ नहीं कहा गया। वक्फ प्रॉपर्टी पहले से थी, उसी को वक्फ कहा गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और दिल्ली में 488 कब्रिस्तान की जगह सिर्फ 30 कब्रिस्तान बचे हैं, और दिल्ली की जो एजेंसी है डीडीए, एनडीएमसी, सीआरपीएफ, सीबीआई का खुद ऑफिस ये वक्फ की जमीन को कब्जा के बना रहे हैं वो लोग। अब क्या मोदी जी, क्या अमित शाह जी, क्या शलम त्रिपाठी साहब की बीजेपी उसको छोड़ेगी? उसको नहीं छोड़ रही है। 488 कब्रिस्तान में सिर्फ 30 कब्रिस्तान बचे हैं। आज प्रदर्शन का नाटक तो किया है बीजेपी ने। क्या बीजेपी टीवी पे बैठ के ये कहेगी कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी रिलीज कराएंगे? वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उनके दफ्तर बन रहे हैं मस्जिद और वक्फ की प्रॉपर्टी में, उसको छोड़ेंगे? अरे ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे इनकी नजर वक्फ प्रॉपर्टी पे उसे हड़पने की है। ये चाहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को अपने सरकारी कामों में, अपने प्राइवेट कामों में ले लें। अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी को रिलीज कराते हैं तो हम इनके साथ हैं। हम 123 प्रॉपर्टी तो भारत सरकार के पास है। अच्छा, दिल्ली ठीक है, ये कराएंगे इस पर जवाब बेहतर दे पाएंगे, इनकी मानसिकता वही है जो प्रोफेसर कपिल कुमार की है। सुनिए, एक सेकंड सर, सुनिए, आप एक सांस पे बोलते चले गए, लेकिन इसका जवाब शलम त्रिपाठी आपको दे पाएंगे। शलम जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जरा। जिहादी कहीं का बोल रहा है कपिल जी प्लीज। मैं तो कह रहा हूं ना कि जांच होने दीजिए, जिहादी मानसिकता का आदमी। स्पष्ट हो जाएगा कि किसने ये भी तमीज से बोले। को तमीज नहीं है बात करने की। ये बुड्ढा झूठ बोलता है, इसको पता ही नहीं क्या है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, भाषा की मर्यादा रखिएगा। कलीमुल साहब ऐसा ना कपिल जी और कलीमुल हफीज साहब, सर प्लीज आप दोनों प्लीज अपने इमोशंस पर काबू रखें और भाषा की मर्यादा रखें सर। ऐसी भाषा से मेरा और मेरे चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है सर, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। अच्छा सर प्लीज रुकिए, कलीमुल हफीज जी रुकिए सर, रुकिए बोले जा रहा है। अरे रुकिए सर, शब्दों की मर्यादा रखिए कलीमुल हफीज साहब। इसके नाम तू जिहादी बोल सकता है? हमें तू जिहादी बोलेगा? कलीमुल हफीज साहब, क्या ये संस्कृति है आपकी पार्टी की? बोलेगा क्या ये संस्कृति है आपकी पार्टी की? मेरे कहने पर कपिल जी खामोश हो गए सर, आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। अरे तू एजेंट क्या पाकिस्तान का? जिहादी बोलेगा मुझे? कपिल जी प्लीज यहाँ पर कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है सर। शलम मणि जी को सुन लेते हैं, शलम मणि जी को सुन लेते हैं। शलम मणि जी तमीज से बात करना, बिल्कुल प्लीज। शलम मणि जी की आवाज आए, बाकी सबकी आवाज ना आए। चर्चा को कहीं और लेकर जा रहे हैं। शलम मणि जी जवाब दीजिए जरा, जो हफीज साहब ने पॉइंट उठाया है। नहीं, देखिए कलीमुल साहब ने कहा कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर न जाने क्या क्या बना हुआ है। दुकानें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, होटल बना हुआ है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, और वक्फ की प्रॉपर्टी को बड़ा करने के लिए तमाम सारी ग्राम सभा की ज़मीनें हो, बंजर ज़मीनें हो, वो गाय के इस्तेमाल की ज़मीनें हो, गौशाला की ज़मीनें हो, सबको उठा के वक्फ की प्रॉपर्टी में जोड़ा। उसके बाद उस पर होटल बना दिए, उस पर रेस्टोरेंट बना दिए। तो स्पष्ट हो जाने दीजिए। अगर सर्वे हो रहा है, अगर आप इतने पुख्ता आधार पर कह सकते हैं कि नहीं साहब वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा हुई है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने कब्जा की है उनके चेहरे सामने तो आने दीजिए ना। सरकार जांच कर रही है, कोई दूसरी सरकार जांच नहीं कर रही, आपकी और हमारी सरकार जांच कर रही है। जिस सरकार
सरकार को हमने आपने चुना है, हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकारें काम करती है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसकी जांच हो रही है, जांच होने दी वो चेहरे सामने आएंगे। लेकिन आप अभी से इतने क्यों बौखलाए हुए हैं, आप इतने अभी से क्यों घबराए हुए हैं? कई बार आपकी ये बौखलाहट, ये घबराहट देखकर आपको लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता कि दाढ़ी में तिनका है, तो दाढ़ी में तिनके वाली बात को चरितार्थ मत कीजिए। यहाँ बहुत ईमानदारी मंशा के साथ, बहुत अच्छी मंशा के साथ इसका सर्वे हो रहा है, इसकी जांच हो रही है, उस जांच को होने दीजिए। बाकी मुसलमानों के ठेकेदार केवल आप नहीं हैं, 130 करोड़ देश की ठेकेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले रखी है और 24 करोड़ लोगों की ईमानदारी से सर्वे होगा। सर आप ये कह रहे हैं और आप ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कलीमुल साहब को, कन्याओं के लिए पैसा बढ़ता है तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। ठीक है सर, आप ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई भी हो जिसने भी कब्जा किया है उनके सबके चेहरे उजागर होंगे और ईमानदारी से आपकी सरकार काम करेगी। अतीक जी अब देखिए, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कुछ प्रमाण मिल पाएगा। जो शलभ कह रहे हैं, शलभ मणि कह रहे हैं कि किसी का भी चेहरा, कोई भी हो जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, सबके चेहरे उजागर करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। आप बताइए सर्वे से आपत्ति क्या है? ठीक है, छोड़िए वक्फ की बात, छोड़िए ये शलभ जी बता दें कि जो 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, कल क्या तनख्वाह उन लोगों को मिल जाएगी, मदरसे को लोगों को? और ये बताएं कि छोटे मदरसे जो हैं उनको कितने करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे एक मदरसे को? अरे मदरसे पर चर्चा कर ली सर, सुनिए मोहम्मद अतीक जी, मदरसे पे बहुत चर्चा हो गई है सर, बहुत बहस हो गई है, इस पर जवाब देंगे। अरे मेरे टॉपिक पर आइए ना, सुनिए पहले, सुनिए मेरी बात। शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो ये जांच कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, उसमें एक एक नाम उजागर करेंगे ईमानदारी के साथ, चाहे फिर वो कोई सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे कोई वो अधिकारी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, एक एक नाम उजागर करेंगे। आप बता दीजिए अब क्या आपत्ति है आपकी, उसका भी मैं समाधान करवाऊंगी शलभ मणि त्रिपाठी जी से। प्राची जी, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप शेल्टर देती हैं इन लोगों को और आप कपिल को जो है शेल्टर दे रही थी, मुझे लगता है कि बस यही चलता रहेगा। यही है सर, जवाब नहीं है आपके पास मोहम्मद अतीक जी को आपने जो है मोहम्मद अतीक जी, पहली बात तो मुझे आपके शब्दों की जरूरत नहीं है, मैं किसको शेल्टर दे रही हूँ और किसको शेल्टर नहीं दे रही हूँ। आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। या तो आप पॉइंट्स उठाकर लाइए, या तो आप पॉइंट्स उठाकर लाइए, या तो आप पॉइंट्स के साथ बात करिए, या फिर आप ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। आप ये तो बता नहीं पाए आपको सर्वे से आपत्ति क्या है, और आखिर में जब आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला तो आप मेरे पर सवाल खड़े करेंगे। खैर मुझे पढ़ना नहीं है आपके साथ बहस में, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर, वक्त खत्म हो गया। मेरे दर्शकों ने देख लिया है कि आपको क्या आपत्ति और किन बातों को लेकर आपत्ति। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।